हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, राजा, किसान और नगर। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी, ये जो काल है, ये कब के काल की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के काल के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। सिंधु नदी के आसपास और भी जो थी बस्तियां, उनका निर्माण हुआ। तो इसके बारे में पता कैसे चलता है, तो हम पढ़ते। देखिए, प्रिंसेप और पियदस्सी, मतलब प्रिंसेप का मतलब क्या होता है, पियदस्सी क्या होती है। भारतीय अभिलेख के एक उल्लेखनीय प्रगति हुई जब 1830 के दशक में, जब ईस्ट इंडियन अधिकारी थे वो 1830 के दशक में, बट अगर एग्जैक्ट सन पूछेगा, एग्जैक्ट टाइम, तो 1838 में। तो कौन थे? जेम्स प्रिंसेप नाम के अधिकारी थे। उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी दो लिपियाँ थी जिसे कोई नहीं पढ़ सका था, उनका उन्होंने अर्थ निकाला था। और प्रिंसेप को ये पता चला था कि पियदस्सी का मतलब होता है, यानी कि मनोहर मुखाकृति वाला राजा, यानी कि जिसका मुख बहुत सुंदर हो, वो राजा। और इसका शब्द का प्रयोग ये लोग किसके लिए करते थे? अशोक के लिए करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इन शोध में आरंभिक इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में यूनानी विद्वानों, अभिलेखों से बाकी चीज़ें भी इन लोगों ने पता लगाने की कोशिश की है। अब देखिए, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख उसे कहते हैं जो पत्थर या धातु, मिट्टी, मतलब किसी भी कठोर सतह पर खोद कर, या फिर किसी भी कठोर सतह पर जो है खोद कर, नुकीले पत्थर से खोद कर लिखे जाने वाले लेखों को अभिलेख कहते हैं। जैसे बेंच पे भी हम लोग कुछ भी लिख देते हैं नुकीले पदार्थ, नुकीली चीज़ से, तो फिर वो भी हमारा एक तरीके से आगे अगर कभी कोई ढूंढेगा या फिर उसे मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा? अभिलेख कहलाएगा। जो हमारी कॉपियों में या फिर जो हमारे दस्तावेज होते हैं उन्हें अभिलेख नहीं कहते। जो पत्थर पे या किसी भी नुकीली सतह पे लिखे होते हैं ना, उन्हें अभिलेख कहते हैं। अब आरंभिक राज्य, 16 महाजनपद। आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है? इसको एक महत्वपूर्ण काल इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रारंभिक राज्यों में देखिए, लोहे का प्रयोग सिक्कों के साथ जोड़ा जाने लगा। यहाँ पे विचारधाराओं का विकास हुआ, धार्मिक ग्रंथों का विकास हुआ। यद्यपि महाजनपदों की सूची मिलती है, मतलब इसमें क्या क्या होने लगा, इसमें आपका क्या क्या होने लगा, देखिए, इसमें जैन साहित्य का विकास हुआ, इसमें लोहे का प्रयोग किया जाने लगा और लोग एक जगह पे बसने लगे। इसमें सबसे हमारे जो मेन महाजनपद कौन कौन से थे? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, और जैसे महत्वपूर्ण जो जनपद थे वो गिने जाते थे। अधिकांश जो महाजनपद थे उनके राजा होते थे, लेकिन गण और संघ के नाम से भी प्रसिद्ध थे। कुछ तो होते थे जिन पे एक मतलब पर्टिकुलर राजा का शासन होता था, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनमें समूहों का शासन होता था, जैसे गण या फिर वज्जी, गण वगैरह का शासन हुआ करता था। जैसे कि भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, ये सब किससे थे? ये सब भी गणों से ही आते थे। प्रत्येक महाजनपद जो था उसकी एक राजधानी होती थी। ठीक है। और वो राजधानी, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्रायः किलों से चारों तरफ से घेर दिया जाता था और उनका रखरखाव सेनाएं करती थी। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है कौन कौन से, मतलब वहाँ पे उनके कौन कौन से 16 महाजनपद हैं, जिनमें सबसे हमारा महत्वपूर्ण कौन सा? मगध। और यहाँ पे नौकरशाही के लिए आर्थिक पूरी बहुत ज़्यादा मतलब पैसे खर्च होते थे। ब्राह्मण धर्मशास्त्र की रचना करते थे। क्षत्रिय जो थे वो रक्षक का काम करते थे। किसान, व्यापारी, शिल्पकार, भेड़ वसूलना, ये सब काम कौन करते थे? क्षत्रिय करते थे। ओलगर्की का अर्थ क्या होता है? ओलगार्की व समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुष के समूह में हाथ। ओलगार्की या फिर समूह शासन का अर्थ होता है कि जहाँ पे सत्ता जो होती है एक पुरुषों के समूह के हाथ में होती है। 16 महाजनपदों में प्रथम कौन सा था? मगध था। मगध क्यों प्रथम था, तो ये भी हम पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों में मगध सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि ये शक्तिशाली महाजनपद था। मगध में जो थी वो खेती की उपज अच्छी होती थी, यहाँ लोहे की खदानें थी, और देखिए यहाँ उपकरण थे, हथियार बनाना सरल था, जंगली हाथी उपलब्ध थे, महत्वपूर्ण अंग थे, गंगा इसकी उपनदियों में आवागमन हो जाता था, और जैन और बुद्ध लेखक जो थे वो ज़्यादातर मगध की सत्ता, मतलब मगध में ही आए हैं।
इन लोगों ने बिंबिसार, अज्ञातशत्रु, पद्मानंद जैसे महत्वाकांक्षी राजा थे, इनकी नीतियाँ लागू की। प्रारंभ में राजगा, पहले इनकी मगध की राजधानी, पहली राजधानी अगर पूछेगा सबसे पहले राजधानी मगध की क्या थी तो वो राजगा थी, और आरंभिक पूछेगा तो वो थी पाटलिपुत्र। और राजगा भी कहाँ है? राजगा भी आधुनिक हमारी बिहार में है, और पाटलिपुत्र जिसे पटनाब कहा जाता है। एक आरंभिक साम्राज्य, मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे हमारे, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने कब स्थापना की थी? 321 ईसा पूर्व में। पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, और इनका सपना क्या था? कलिंग विजय, और कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है। विशेषता मूर्तिकला, मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यांकन सिद्ध हुई, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके दरबार में कौन आए थे? मेगास्थनीज। इन्होंने एक किताब लिखी थी, मेगास्थनीज ने अपनी एक किताब लिखी थी जिससे लोगों को जानकारी मिली। आज इसके कुछ अंश उपलब्ध हैं, और आपने उनके जो कौटिल्य थे उनकी रचना की हुई अर्थशास्त्र, इस प्रकार उनके बारे में काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी गई थी जिससे हमें उनकी जानकारी मिलती है। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारों के लिए जो संदेश थे वो किस पे? पत्थर पे जो है वो पॉलिश करवा के रखे थे। ब्राह्मणों, सन्यासियों, सेवकों सबके लिए क्या करवाए थे? उसने पॉलिश करवा के रखे थे। साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य था उसके 5 राजनीतिक केंद्र थे, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी, और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी थी, और 4 केंद्र थे जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। यदि हम अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड यहाँ तक ये जो था फैला हुआ था। शामिल क्षेत्र विविध प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कहाँ? अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र, कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती मैदान। प्रशासनिक नियंत्रण राजधानी तथा उसके आसपास का केंद्रों को चयन बड़े ध्यान से किया जाता था। तक्षशिला, उज्जैनी दोनों बहुत लंबी दूरी पर थी वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित थे, जबकि स्वर्णगिरी का अर्थ क्या होता है? स्वर्णगिरी का अर्थ होता है सोने का पहाड़। कर्नाटक में जो है सोने की खदान है, इसलिए इसको स्वर्णगिरी नाम दिया गया था। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि, नदियां, दोनों मार्गों का आवागमन रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी में प्रांतों तक जाने वाले कई सप्ताह या महीनों के समय लगता था। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों को खान पीन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, और इसके बारे में मेगास्थनीज की पुस्तक में इंडिका हमें इसमें पता चलता है। ये बताते हैं कि गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति होती थी और 6 उप समिति होती थी। जैसे कि कोई पैदल सैनिकों के देख रही है तो राजगीरों की, और कोई हाथियों का संचालन करती है, कोई भोजन उपलब्ध करना, भोजन को लाना उनका काम था, कोई जो है सैनिकों की देखभाल करती थी। ऐसे पूरी इनकी समितियाँ बटी हुई थी। अशोक ने अपने साम्राज्य में को अखंड बनाए रखने का प्रथम प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। अशोक क्या चाहते थे? अपने पूरे साम्राज्य को एक करके रखना चाहते थे, उनमें बंटवारा नहीं होना देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धम्म का प्रयोग किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद संसार अच्छा होगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामंत नाम के विशेष धम्म के प्रचार के लिए किसकी? धम्म महामंत की भी नियुक्ति की थी। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? 19वीं सदी के जब इतिहासकारों ने अब भारत में आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। मौर्य काल को क्या एक महत्वपूर्ण काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत के एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौती था उत्साहवर्धक लगी। फिर भी मौर्य साम्राज्य था वो कितना महत्वपूर्ण था। ये साम्राज्य मात्र 150 साल तक चला था। जिस हिसाब से इतने लंबे इतिहास बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता, इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है।
अब हम पढ़ते दक्षिण के राजा और सरदार। उपमहाद्वीपों में दक्षिण और उसके दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से में चोल, चेर, पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समुद्ध और स्थायी हुए। सरदार और सरदारी का क्या अर्थ होता है? सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका एक पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी, मतलब एक हेड टाइप में जो होता है सरदार होता है। इसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार का कार्य विशेष क्या होता है? युद्ध लड़ना, नेतृत्व करना, सबकी सुरक्षा करना और जो भी भेंट मिलती है उसको अपने लोगों के साथ बांटना। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों में जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन संगम जो ग्रंथ थे, कविताएं, इन सबसे हमें जानकारी मिलती है। कई सरदार राजा लंबी दूरी व्यापार तथा राजस्व जुटाते थे। इनके मध्य पश्चिम भारत के राज्य क्षेत्रों का शासन करने वाले सातवाहन राजा जो थे वो भी थे। पश्चिम काल वाले माध्यम में इनके सामाजिक उद्यम के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन जैसे कि साथ बढ़ेंगे बाद ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दबाव कई प्रकार में किया। अब हम इसके आगे का जो चैप्टर है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इस चैप्टर के नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी चैप्टर के ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में। तो फिर हंसते रहिए, खेलते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आए या आपको लगे कि यहाँ पे कुछ कमी रह गई तो प्लीज़ हमें कमेंट करें ताकि हम उस चीज़ को सुधार सकें। ओके, थैंक यू।